हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरी। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है ये बताया था। साथ में ये भी फाइंड किया था कि ये भी बताया था कि रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। साथ में ये भी बताया था कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनका हमको यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ये भी देखना होगा कि उसका ज्योमेट्री क्या होगा, प्लानर होगा कि नॉन प्लानर होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री में हमको देखना है कि उनका ज्योमेट्री प्लानर होगा कि नॉन प्लानर होगा। ठीक है, प्लानर का मतलब क्या होता है? प्लानर का मतलब होता है जिनके सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं उनको हम बोलेंगे प्लानर। और इफ कभी ऐसा होता है उनके सभी के सभी बॉन्ड प्लेन में नहीं होते हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन प्लानर। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं BF3 को, इसको देखेंगे BF3 को। तो BF3 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, सो दिस विल बी वन फ्लोरीन, दिस विल बी सेकंड फ्लोरीन एंड दिस विल बी थर्ड फ्लोरीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा ये रहेगा sp2। क्या रहेगा? sp2। इफ हम यहाँ पे कार्बन CH4 की बात करते हैं तो CH4 में कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन। इफ हम यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं सो दैट विल बी sp3। क्या होना चाहिए? sp3। अब क्वेश्चन ये आता है इन दोनों में से कौन रहेगा प्लानर और कौन रहेगा नॉन प्लानर? इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए और इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? पहले आपको देखना है उनका ज्योमेट्री क्या होगा, और ज्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर प्लानर रहेगा कि नॉन प्लानर। दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूं। इस सभी के सभी बॉन्ड प्लेन में होते हैं तो उनको हम बोलेंगे प्लानर, और इफ उनके सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं होते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन प्लानर। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये वाला जो रहेगा ये कैसा होना चाहिए? प्लानर। कैसा होना चाहिए? प्लानर। CH4 विल बी प्लानर और नॉन प्लानर। मैं ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि वो सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इफ सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं तो उसको बोलेंगे प्लानर, और सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे तो उसको बोलेंगे नॉन प्लानर। ठीक है, तो यहाँ पे BF3 विल बी प्लानर एंड CH4 विल बी नॉन प्लानर। CH4 विल बी नॉन प्लानर। ठीक है, यहाँ तक ओके है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो एक रहेगा प्लानर और दूसरा रहेगा नॉन प्लानर। ओके, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ CH4 का। स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करते हैं, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसको हम बोलेंगे A, इसको हम बोलेंगे A। B वाला स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, कार्बन अटैच टू 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। C में मैं लिखता हूँ कार्बन अटैच टू कार्बन, अटैच टू कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। D में मैं लिखता हूँ कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड हियर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब और यहाँ पे E में लिखते हैं कार्बन अटैच टू सिंगल बॉन्ड एंड हियर हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि A से लेकर E तक जितने भी कार्बन एटम्स है उन सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखना है। क्या करना है? सभी का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखना है। हो जाएगी शुरू। A से लेकर E तक सबका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखना है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और क्यों ऐसा होगा।
Audio clear? Audio is clear? Now audio is clear? Now audio is clear? Now audio is clear? I am waiting for your answers. कैसे पता चलेगा वो प्लानर होगा कि नॉन प्लानर होगा? ये डिपेंड करता है कि उसका ज्योमेट्री किस प्रकार से है। जब तक ज्योमेट्री पता नहीं चलेगा तब तक ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो प्लानर रहेगा कि नॉन प्लानर होगा। डी का स्ट्रक्चर, इस कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। 3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, चलो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी बात करते हैं। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 और इस कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हियर मस्ट बी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 4। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 रहेंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 4, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। हियर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 1 2 3। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेड है कि पेड है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेड है और ये इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 3। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp2। चलो मुझे बताओ, यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे 8। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8। हम इसकी बात करेंगे, कितने बॉन्ड्स बनाए? कितने बॉन्ड्स बनाए? 4 1 2 सॉरी 3 1 2 3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6, साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 7। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 7। इसका मतलब होता है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करेंगे, सो दिस इज 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। आप मुझे बताओ यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए? 3 या 4? 4 क्यों? क्योंकि दिस इज 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और यहाँ पे जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट हाफ में बताया था मैंने। नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब होता है 0 इलेक्ट्रॉन और अनपेड का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 4 6 और ये 2 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 8। 1 sigma 2 sigma 3 sigma plus 1 pair of electron, so hybrid orbital will be s4।
इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 4 तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, क्या रहेगा sp3। ठीक है, इसकी बात करते हैं, क्या लगता है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 3। व्हाई? दिस इज 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। पॉजिटिव का मतलब होता है 0 इलेक्ट्रॉन, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। ओके, लास्ट वन, क्या लगता है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? How many number of hybrid orbitals will be here? How many number of hybrid orbitals will be here? Number of hybrid orbitals will be 4. Why? 1 pair, 2 pair, 3 pair. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, and 1 pair of electron is there. So hybrid orbital will be 4. So hybridization will be sp3 and number of electrons will be 8. Number of electrons will be 8. समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके है। तो इस प्रकार से, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स 0, जहां पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स 2, जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है वहां पे इलेक्ट्रॉन 1, जहां पे लोन पेयर है वहां पे इलेक्ट्रॉन 2। ये मैंने फर्स्ट हाफ में बताया था आपको, सही है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप मुझे बताओ, A molecule will be electron rich, electron deficient, electron precise. This will be electron rich, electron deficient, electron precise. I think this is electron precise. Here electron rich, electron deficient. This will be electron deficient. This will be number C. Electron rich, electron deficient. I think this will be electron rich one. This will be electron deficient and this will be electron rich। तो ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, कौन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज रहेगा। चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमें कैसे पता चलेगा वो प्लानर है कि नॉन प्लानर है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक बनाया था BF3 का और सेकंड बनाया था CS4 का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्लानर। तो पहले वो कंसीडर करते हैं। आप मुझे बताइए BF3 में बॉन्ड एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल इन BF3? दैट इज 120। तो ये कितना होना चाहिए? 120। व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल इन CS4? What will be the bond angle in CH4? 90 नहीं रहेगा, ये होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है? 109.5 डिग्री। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था और इसीलिए मैं सेम टॉपिक को फिर से रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, चलो अब ये मान के चलते हैं इफ हम CH4 का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंपल, तो क्या होगा? एक यहाँ पे रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है और इन दोनों के बीच का एंगल जो रहेगा वो 120 रहेगा, 180 रहेगा। हियर रिपल्शन विल बी मोर, हियर रिपल्शन विल बी लेस। तो ये वाला बॉन्ड जो रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। रूल के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके बीच का रिपल्शन सेम होना चाहिए, हमको स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है। तो इफ हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से। ठीक है, और इफ हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं आ सकते हैं। एक ही प्लेन का मतलब होता है एक ही सरफेस में, एक ही प्लेन का मतलब होता है एक ही सरफेस में। सपोज मैं इन दो बॉन्ड को सरफेस के ऊपर लाता हूं, ये दो वाले आपके साइड में है वो, ये दो बॉन्ड प्लेन में है। एक ब्लैक वाला बॉन्ड जो है वो प्लेन के अपर साइड में है और ये दूसरा जो रहेगा ये प्लेन के पीछे साइड में है। इसका मतलब सभी के सभी बॉन्ड जो रहेंगे वो एक ही प्लेन में नहीं आ सकते हैं।
जिस स्ट्रक्चर में सभी के सभी एक ही इसमें आते हैं उसको बोलेंगे प्लानर। मैं यहाँ पे BF3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। BF3 सेंटर में बोरॉन है और ये 3 फ्लोरीन है, इस प्रकार से। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमने इसके ऊपर रखा, तो सभी के सभी बॉन्ड जो रहेंगे वो एक ही प्लेन में है। देखो यहाँ पे सभी के सभी बॉन्ड जो है वो एक ही प्लेन में है, और इफ सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं तो उसको बोलेंगे प्लानर, और सभी के सभी बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं होते हैं तो उसको बोलेंगे नॉन प्लानर। क्या आपको प्लानर और नॉन प्लानर दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है? मीनिंग ऑफ प्लानर एंड मीनिंग ऑफ नॉन प्लानर, ठीक है? हाँ, ओके। तो जिन लोगों ने पूछा था प्लानर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये BF3 जो रहेगा ये प्लानर होगा, और ये जो रहेगा ये नॉन प्लानर होगा। CH4 क्या होना चाहिए, प्लानर और नॉन प्लानर? CH4 will be planar or non planar? That will be non planar. This will be planar. This will be, ये क्या होना चाहिए, प्लानर की नॉन प्लानर? This will be non planar. D वाला क्या होना चाहिए, प्लानर की नॉन प्लानर? D वाला क्या होना चाहिए, D will be planar, और लास्ट वाला जो रहेगा ये रहेगा नॉन प्लानर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि प्लानर क्या होगा और नॉन प्लानर क्या होगा, ओके है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे हैं और वहां से ये देखने का काम कर रहे हैं कि वो प्लानर रहेंगे कि नॉन प्लानर रहेंगे। यहाँ तक ठीक है, ओके है, ठीक है? एक बार देख लो, इनमें कुछ डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। Any doubt is there? Third one, okay, this one. देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है ये अमोनिया का है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और अमोनिया जो रहेगा वो प्लानर नहीं होता है, वो नॉन प्लानर होता है, ठीक है? अमोनिया जो रहेगा वो नॉन प्लानर रहेगा, मतलब इस प्रकार से 3 बॉन्ड जो रहेंगे वो नीचे रहेंगे, और यहाँ पे लोन पेयर होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में नहीं है। इफ हम इसको प्लेन मानते हैं तो दो बॉन्ड जो रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे, और एक बॉन्ड जो रहेगा वो प्लेन के पीछे रहेगा, इस प्रकार से, ठीक है? और इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये प्लानर नहीं रहेगा, ये नॉन प्लानर होना चाहिए। PCl5 it will be non planar, PCl5 जो रहेगा वो नॉन प्लानर रहेगा, और SF6 जो रहेगा ये भी नॉन प्लानर रहेगा, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अनपेड की वजह से कोई चेंज नहीं होता है रेशिया,
अनपेयर्ड के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हमको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है। तो प्रॉपर्टीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, अनपेयर्ड की वजह से नहीं होती है। और बी वाले में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड की वजह से स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, चेंज जो आता है वो पेयर्स की वजह से आता है, चाहे वो पेयर्स बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो पेयर्स लोन पेयर हो, या तो चाहे वो पेयर्स नेगेटिव चार्ज के हो। ज्योमेट्री में चेंज पेयर्स की वजह से आता है, अनपेयर्ड की वजह से नहीं आता है। और इसीलिए बी में 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो कैसा रहेगा, प्लैनर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Do you know the definition of organic compounds? क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब? क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब? The compounds which is made up of carbon plus hydrogen, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और जो मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बने होते हैं उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरी बात, इसका एक और डेफिनेशन ये भी आता है, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो, पहला डेफिनेशन कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है द कंपाउंड्स व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। और मॉडिफाइड डेफिनेशन ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें these are the derivatives of हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH4, तो क्या मैं CH4 को हाइड्रोकार्बन मान सकता हूँ? क्या मैं CH4 को हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूँ? तो CH4 इज कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन। अब क्या करेंगे, हम CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा, CH3। क्या बनेगा, CH3। तो हमने क्या किया, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये बन जाएगा CH3। और CH3 के पास एक वैकेंसी है, CH3 के पास एक वैकेंसी है। और हमने क्या किया, जहां पे वैकेंसी है वहां पे हमने क्लोरीन को लगा दिया। क्या लगा दिया, क्लोरीन को। ठीक है, तो पहले वाले कंपाउंड को बोलेंगे इट इज कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन। और दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है, दूसरा वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया है, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? दिस इज कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन और इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह किसी दूसरे एलिमेंट को लगाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। दूसरा एग्जांपल, हम ऐसा भी कर सकते हैं, CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाला, CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे बनेगा CH3 डैश। डैश का मतलब होता है वैकेंसी होना, डैश का मतलब होता है वैकेंसी होना। और यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 वैकेंसी है और यहाँ पे हमने लगा दिया OH। क्या लगा दिया, OH। H को रिमूव किया, OH को लगाया, तो ये बन जाएगा CH3OH। अब इस CH3OH के पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है, हम CH3OH को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले कि नहीं बोले? क्वेश्चन इज दैट हम CH3OH को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हम इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जिसको हम बेसिक कंपाउंड से डिराइव करते हैं।
जिस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं ऐसे कंपाउंड को भी हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों के दोनों डेफिनेशन सही है। पहले ऐसा कहा जाता था कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों के ही मॉलिक्यूल्स है, दो ही टाइप के एटम्स हैं, उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अप टू 10th स्टैंडर्ड ये वाला डेफिनेशन सही था। अभी के लिए डेफिनेशन इसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाइड डेफिनेशन को बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सही है? तो डेरिवेटिव्स ऐसे बनते हैं। सपोज मैंने क्या किया, इस CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बन जाएगा CH3 डैश। क्या बन जाएगा? CH3 डैश। और यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2। क्या लगा दिया? NH2। तो ये बन जाएगा CH3NH2। इसको भी हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो ज्यादा सही रहेगा दिस इज द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है दोनों डेफिनेशन? इसका मतलब समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिन मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। ठीक है? अब इनका हमको क्लासिफिकेशन करना है। इनका क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे पहले वो देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम इनको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं चेन कंपाउंड, तो दूसरे को हम बोलेंगे रिंग कंपाउंड। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको प्राइमरीली हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो चेन के फॉर्म में होते हैं और दूसरे कंपाउंड्स जो रिंग के फॉर्म में रहेंगे। इसको दूसरा नाम कहा जाता है ओपन चेन। इसको कहा जाता है ओपन चेन और इसको कहा जाता है क्लोज चेन। क्या कहा जाता है? क्लोज चेन। इसको कहा जाता है असाइक्लिक कंपाउंड। इसको कहा जाता है असाइक्लिक कंपाउंड और इसको कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला है चेन कंपाउंड और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा रिंग कंपाउंड। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, ये जो कंपाउंड है इसके पास कितने कार्बन होने चाहिए? इस कंपाउंड के पास कितने कार्बन होने चाहिए? 4। तो ये सिंपली हाइड्रोकार्बन है। और ये वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो चेन के फॉर्म में है कि रिंग के फॉर्म में है? ये वाला चेन के फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में। ये वाला चेन के फॉर्म में है तो ये इस कैटेगरी में आएगा। सपोज मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी 4 और ये यहाँ पे रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में रख सकते हैं। ठीक है? तो जो रिंग के फॉर्म में होते हैं, जो साइकिल के फॉर्म में होते हैं, जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं उनको बोलेंगे साइक्लिक मॉलिक्यूल और जो चेन के फॉर्म में होते हैं उनको बोलेंगे चेन के मॉलिक्यूल। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस चेन कंपाउंड को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स और दूसरे को कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का है। किसका क्लासिफिकेशन है? हाइड्रोकार्बन का। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इनको बोलेंगे सैचुरेटेड। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है? तो सैचुरेटेड का मतलब होता है देयर विल बी सिंगल बॉन्ड विल बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है एल्केन, कौन आता है? एल्केन। और एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2।
where n numbers start from 1, 2, 3 onwards. So this is the general molecular formula of alkane. उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक को कहते हैं एल्कीन और दूसरे को हम कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन। एक रहेगा एल्कीन और दूसरा रहेगा एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, इसमें होता है CnH2n-2 और इन दोनों का n नंबर शुरू होता है 2 से, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे उनको हम कहेंगे चेन मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? चेन मॉलिक्यूल्स। तो चेन मॉलिक्यूल्स सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब वो एल्केन है, एल्कीन है कि अल्काइन है, ये डिपेंड करता है कि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का रेशो क्या है। ये डिपेंड करता है कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का रेशो क्या रहेगा। एग्जांपल मैं शुरू करता हूं यहां से, ठीक है। मैं यहां पे इस प्रकार का मॉलिक्यूल लिखता हूं, क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? दिस विल बी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या एल्कीन रहेगा कि एल्काइन रहेगा? एल्कीन रहेगा कि एल्काइन रहेगा? ये जो रहेगा ये क्या होना चाहिए? एल्कीन होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो रहेगा एल्कीन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो रहेगा एल्काइन। समझ में आ रहा है? तो एल्कीन कब आता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन कब आता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उनमें बॉन्ड्स कितना है। नेक्स्ट वन, दिस विल बी एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। This will be alkyne. This will be alkyne. Suppose मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रकार से, ये क्या होना चाहिए? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। ठीक है। तो ये जो रहेगा ये भी क्या रहेगा? एल्कीन रहेगा। ठीक है। यहां तक देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। यस रिया, एल्केन में n 1 से शुरू होगा, एल्कीन और एल्काइन में n का वैल्यू 2 से शुरू होगा। इसका रीजन ये है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, और इसीलिए और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए भी मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, और इसीलिए अनसैचुरेटेड जो है वो नंबर कार्बन 2 से शुरू होता है। तो एल्केन जो होता है उसमें फर्स्ट कार्बन से शुरू करता है। रेशा, ठीक है। जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं उसके नाम में YNE भी आता है और ANE भी आता है। उसमें देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE को यूज करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE को यूज करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE को यूज करेंगे। हम ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे, क्योंकि अभी हमने नॉमेनक्लेचर शुरू नहीं किया है, हम बस क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इस टाइम पे जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका नाम जो है वो इन दोनों का मिक्सअप होता है। क्या बोला मैंने? ओनली सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन,
ओनली डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ओनली ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। जब कभी ऐसा होता है किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं तो उनका जो नेम होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जब इनका हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर नामकरण कैसे किया जाता है। अभी के लिए जस्ट एक क्लासिफिकेशन है और इसीलिए हम यही तक रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है और या चलिए आगे। ठीक है, तो मैं इनको इरेज करता हूं। अब इस ओपन चेन के और एक क्लासिफिकेशन आता है। एक को कहा जाता है स्ट्रेट चेन और दूसरे को कहा जाता है ब्रांच्ड चेन। मतलब चेन जो रहेंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रेट रहेंगे या तो ब्रांच रहेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं मेरे पास है CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। यहां लिखा CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। अब देखो यहां पे जो मॉलिक्यूल है ये स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक ही लाइन है, और जिसमें एक ही लाइन होता है उसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, और जिसमें ऐसा कोई ब्रांच होता है उसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा वहां पे ब्रांच है कि नहीं है। इफ किसी कार्बन को दो से ज्यादा कार्बन अटैच्ड होते हैं तो समझ जाना कि वो कैसा है, ब्रांच। क्या बोला मैंने? जब भी कभी ऐसा होता है किसी एक कार्बन को दो से ज्यादा कार्बन अटैच्ड होते हैं तो समझ जाना वो क्या होना चाहिए, ब्रांच्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्रांच्ड। ठीक है, अभी देखो यहां पे इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच्ड है, 3, 1, 2 और 3। और जब ऐसा होगा एक कार्बन को 3 कार्बन अटैच्ड होते हैं तो उसको हम बोलेंगे, मतलब एक कार्बन को दो से ज्यादा कार्बन अटैच्ड होते हैं, इसका मतलब वो ब्रांच्ड वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इफ ऐसा नहीं है तो हम मानेंगे कि वो जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट चेन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन या ब्रांच? इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन या ब्रांच? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्बन है उन कार्बन को दो से ज्यादा कार्बन अटैच नहीं है। इफ वहां पे दो से ज्यादा कार्बन अटैच रहेंगे तो ही हम उसको बोलेंगे कि उसके पास ब्रांच है, अदरवाइज ब्रांच नहीं है। दूसरी बात देखो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हमेशा जिगजैग ही शो किया जाता है, तो जहां पे भी बॉन्ड लाइन आएगा जिगजैग ही शो किया जाएगा। तो ये कंसीडर नहीं करना है कि सर ये स्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब ये ब्रांच हो गया, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा जिगजैग वाला ही होना चाहिए। दूसरा मैं बोलता हूं अब इसको मैं क्या कहूं, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन? इसको हम क्या कहें, स्ट्रेट या ब्रांच? इसको हम बोलेंगे ब्रांच। अब मैंने बोला यहाँ पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन? इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट चेन। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, नेक्स्ट वन, दिस विल बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? चलो सिंपल क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर?
हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, अब बोलो कितने ब्रांचेस है? हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? ओके चलो, ब्रांचेस में कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, डायवर्जन पता है, जब भी हम किसी रोड से जाते हैं तो रोड से जाने के बाद कोई हमको पूछेगा कि उस रोड को कितने रोड डायरेक्टली अटैच्ड है, ये हमको देखना है। अब हमने गाड़ी यहां से शुरू की और हमारी गाड़ी यहां तक पहुंच गई, सही है, तो हमने गाड़ी यहां से शुरू की, ये हमारा जाने का रास्ता है। तो आपको रास्ते से जाने के टाइम पे बीच में कितने रास्ते मिले जो दूसरे साइड में जा रहे थे? क्वेश्चन मेरा ऐसा है, आपने गाड़ी यहां से शुरू की, आपकी गाड़ी यहां पे चली गई, तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपको कितने डाइवर्जेंस मिले, जहां से आप लोग डाइवर्ट हो सकते थे, कितने रास्ते मिले? जिस रास्ते से आप जा रहे हो इसके अलावा कितने रास्ते मिले? कितने रास्ते मिले? एक रास्ता मिलेगा तो एक ब्रांच, दो रास्ते मिलेंगे तो दो ब्रांच, तीन रास्ते मिलेंगे तो तीन ब्रांच। समझ में आ रहा है ब्रांचेस काउंट कैसे करेंगे? ठीक है, सेम आप यहां से निकले और यहां पे पहुंच गए, तो यहां से यहां पहुंचने के टाइम पे आपको कितने रास्ते बीच में मिले? कितने मिले? एक। इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने रहेंगे? 1। समझा नहीं समझा? दूसरा नंबर 3 लिखता हूं मैं। अब बताइए इसमें कितने ब्रांचेस रहेंगे? अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? देखो अब सभी सबका आंसर गलत सही आ रहा है, अभी सबका आंसर सही आ रहा है। कैसे फाइंड किया? यहां से हम लोग निकले और यहां पे पहुंच गए, तो बीच में हमको कितने रास्ते मिले जो दूसरे जगह जा रहे थे? हम जैसे ही यहां पे पहुंचे तो एक रास्ता इधर जा रहा था, तो इसको हमने मार्क कर लिया। फिर सामने चले गए तो यहां से एक रास्ता इधर जा रहा था, आगे चले गए, आगे कोई रास्ता नहीं मिला। इसका मतलब ये हो गया एक ब्रांच और ये हो गया दूसरा ब्रांच। समझा नहीं समझा? तो इसके पास जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो कितने हैं? 2। अब इसके पास कितने ब्रांचेस है? इसके पास कितने ब्रांचेस है? 4 ब्रांचेस नहीं रहेंगे, इसके पास 0 ब्रांचेस रहेंगे। क्यों 0 ब्रांचेस रहेंगे? क्योंकि ये ब्रांच जो होते हैं वो चेन के लिए होते हैं, रिंग के लिए नहीं होते हैं। और वैसे भी ये रिंग वाला मॉलिक्यूल है और रिंग वाले मॉलिक्यूल में कोई ब्रांचेस नहीं है फिलहाल के लिए। समझा नहीं समझा? ठीक है। नंबर 5, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? 2 और 3, क्या लगता है 2 या 3? 2 ही रहेंगे, 3 नहीं रहेंगे। मतलब क्या हुआ, आप यहां से निकले, आप यहां पे पहुंचे, तो जैसे ही आप यहां पे पहुंचे तो आपको राइट साइड में एक रास्ता मिलेगा जो 2 वे का। ये 2 वे रास्ता एक ही है, तो इसको हम लोग 2 काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है 2 लेन वाला रास्ता है, ये 1 लेन वाला रास्ता है और ये 2 लेन वाला रास्ता है। लेकिन ये रास्ता एक ही कार्बन से शुरू हो रहा है, तो ये रहेगा हमारा ब्रांच 1 और ये रहेगा हमारा ब्रांच 2। तो ब्रांच को ऐसे काउंट करेंगे, तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेस रहेंगे वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ब्रांचेस काउंट कर सकते हैं। हमको ब्रांचेस काउंट करना है मेन लाइन के, मतलब हम यहां से यहां पे पहुंच रहे हैं तो कितने रास्ते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? आप यहां से निकलोगे और आप यहां पे पहुंचोगे तो कितने ब्रांचेस होने चाहिए?
यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन है, दूर करते हैं। मैंने आपको बोला था आप यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचोगे तो बीच में आपको कितने ऐसे रास्ते मिले जो दूसरी जगह जा रहे थे, आपको वही काउंट करना है जो आपको मिले थे वहां पे, आगे जाके नहीं देखना है कितने हो जाएंगे। अब देखो आप यहाँ पे पहुंचे तो कोई रास्ता नहीं है, एक यहाँ पे पहुंचे तो आपको एक रास्ता मिला, इसको हम लोग वन रोड बोले, एक रास्ता बोले, दो रास्ते बोले या तीन रास्ते। इस साइड में जो है इसको वन रास्ता बोले, टू रास्ता और थ्री रास्ता, ओनली वन। हमको यही देखना है कि मेन रोड को जो लग के है उसमें कितने हैं, कितने हैं, वन। आगे जाके वो कितना हो रहा है वो हमको काउंट नहीं करना है, हमको वही काउंट करना है जो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो डायरेक्टली कितना है, यहाँ पे रहेगा एक और यहाँ पे रहेगा एक, सो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी 2, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी 2। ब्रांच में कंफ्यूज नहीं होना है। आप रास्ते से जा रहे हो, मैंने आपको पूछा आपके राइट साइड में कितने रास्ते मिले, तो आपने बोला सर राइट साइड में एक रास्ता, लेफ्ट साइड में एक रास्ता। अब ये राइट साइड में जो आपको एक रास्ता मिला, ये आगे कहां जा रहा है, आगे कितने रास्तों में डिवाइड हो रहा है उसको नहीं देखना है, आगे कितने रास्ते में डिवाइड हो रहा है वो हमको नहीं देखना है, बस यही देखना है कि हमको डायरेक्टली कितने मिले। अब क्वेश्चन चेंज, स्ट्रक्चर वही, क्वेश्चन चेंज। आप यहां से निकले और यहां पे पहुंचे, यहां से निकल के यहां पे पहुंचे, तो आप मुझे बताओ कितने ब्रांचेस मिले। आप यहां से निकल के यहां पे चले गए तो कितने ब्रांचेस मिले, कितने मिले, 1। अभी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आप यहां से निकल के यहां पे गए तो यहां जाने के बाद एक रास्ता इस साइड में जा रहा था, तो इसके लिए आप देखोगे तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो रहेंगे दैट विल बी 1, नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी 1। ओके, क्वेश्चन चेंज। अब बोलिए कितने ब्रांचेस होने चाहिए, हाउ मेनी ब्रांचेस विल बी देयर। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लाइन बड़ी करता हूं मैं, हाँ अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख लो एक बार अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो काउंट करते हैं, कैसे। यहां से सामने गए, क्या यहां पे कोई ब्रांच है, क्या यहां पे कोई ब्रांच है, यस, तो ये ठहरा हमारा ब्रांच 1, ये ठहरा हमारा ब्रांच 1। हम और आगे चले गए, क्या यहां पे कोई ब्रांच है, यस, यहाँ पे जो ब्रांच थी वो राइट साइड में थी, यहाँ पे जो ब्रांच है वो लेफ्ट साइड में है, तो अभी तक ब्रांचेस हो गए 2। हम आगे और यहाँ तक चले गए, कि यहाँ पे कोई ब्रांच है, कि यहाँ पे कोई ब्रांच है, यस, यहाँ पे जो ब्रांच है वो लेफ्ट साइड में है, तो ये रहेगा ब्रांच नंबर 3। यहाँ पे कोई ब्रांच है, यहाँ पे कोई ब्रांच है नहीं। अब काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हो गए, अब काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हो गए, 3। ओके, अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान देना है, क्योंकि इसी का आगे जाके काम पड़ेगा, ठीक है। हम यहां से निकल के यहां तक चले गए, यहां से निकल के यहां तक चले गए, हाउ मेनी ब्रांचेस विल बी देयर। काउंट इट प्रॉपरली। देखो अभी भी किसी का आंसर गलत मिल रहा है, देखो क्या यहां पे कोई ब्रांच मिला, इस कार्बन पे कोई ब्रांच मिला नहीं, इस कार्बन पे कोई ब्रांच मिला, यस, इस कार्बन पे 2 ब्रांच है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, दिस विल बी फर्स्ट वन एंड दिस विल बी सेकंड वन, ठीक है। यहां चले गए,
यहाँ पे ब्रांचेस है, यस, कितने हैं, ये रहेगा थर्ड वन और ये रहेगा फोर्थ वन, सो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी 4, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी 4। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ब्रांचेस जो रहेंगे वो रहेंगे 4। ओके है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा है कि स्ट्रेट चेन में क्या होगा और ब्रांच चेन में क्या होगा। ठीक है, देखो एल्केन के दो टाइप आएंगे, एक रहेगा स्ट्रेट चेन एल्केन, दूसरा रहेगा ब्रांच चेन एल्केन। एल्कीन के भी दो टाइप आएंगे, अल्काइन के भी दो टाइप आएंगे। तो हम इनका और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक में स्ट्रेट और दूसरे में ब्रांच। ठीक है, तो आज हमने जो क्लासिफिकेशन देखा वो है ओपन चेन का। किसका? ओपन चेन का। साइक्लिक कंपाउंड जो होता है इनका क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो।